कल जो क्वेश्चन दिया था वो हो गया। यस क्वेश्चन क्या था? कोई रिएक्शन था 2a + 3b प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, और इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A दिया हुआ है हमको एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B दिया हुआ है एंड रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A क्या दिया है जरा बताइए। 0.1 0.1 B 0.1 ये भी 0.1 0.1 ही है। यस सर वेरी गुड। सेकंड, अच्छा इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिया? 0.05 0.05। ओके। इनिशियल रेट, अब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2, इसकी 0.1 0.1 और इसका 0.1 0.1। ओके, फिर उसके बाद तीसरी रीडिंग दी होगी 0.1 0.2 0.2 0.05 0.05। तो हमें क्या क्या बताना है? एक तो रेट लॉ लिखना है, दूसरे कांस्टेंट के बताना है, रेट कांस्टेंट, तीसरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ये सारी चीजें बतानी है। तो एहतसाब अब ये सब चीजें आपको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं ये लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ, ये आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। आपके व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा, तो उसको आप देखिएगा और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी फिर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? जनरल रेट लॉ लिखा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आर से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू के, ये क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट इनटू a की पावर x और b की पावर y, ठीक है। इसको मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब दूसरी इक्वेशन बनाइए, k और रेट की जगह रेट की वैल्यू लिख देता हूँ। क्या वैल्यू है? 0.05। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10 की पावर -2, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 × 10 की पावर -2। इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 × 10 की पावर -2। इससे क्या हो जाएगा? थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 5 × 10 की पावर -2 और कंसंट्रेशन A की कितनी है? 0.1 पावर x, B की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 पावर y। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं। तो इसके लिए रेट है 10 की पावर -2 के, A की कंसंट्रेशन है 0.2, B की कंसंट्रेशन है 0.1, इसकी पावर x, इसकी पावर y। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब आ जाइए इसके लिए, 5 × 10 की पावर -2 = k, 0.1 की पावर x और 0.2 की पावर y। इक्वेशन नंबर 4। तो ये 3-4 इक्वेशन है, इससे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाला जाए? सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 2। तो देखिए क्या हो जाएगा? इक्वेशन 3 ऊपर लिखिए 10 × 10 की पावर -2
is equal to k 0.2 की पावर x 0.1 की पावर y। ओके, अब आ जाइए पॉइंट इक्वेशन 2 से डिवाइड किया है तो इक्वेशन 2 5 इंटू 10 की पावर -2 और इधर क्या है k 0.1 की पावर x और ये 0.1 की पावर y। हो गया, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, क्या क्या आएगी, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये से ये चला गया, 10 की पावर ये चला गया, ये 1 ये 2 हो गया और ये डेसिमल से डेसिमल चला गया। ठीक है, तो क्या आ गया 2 की पावर x। ठीक है ना, और यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी जैसे 2 की पावर x, तो 2 की यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 1, अभी तो बराबर होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1। x की वैल्यू आ गई, यही आई है, वेरी गुड। अब आप लोग इसका मतलब प्रैक्टिस हो गई। चलिए अब y निकाल लेते हैं, तो y के लिए क्या करें, y के लिए क्या करेंगे, y के लिए इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 विद इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 4 है मेरी 5 प्लस 5 into 10 to the power -2 is equal to k 0.1 power x 0.2 power y divided by 5 into 10 to the power -2। इक्वेशन 2 ये है ना, तो क्या हो जाएगा k 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y। ये कट गया x k से k, ये पूरा कट गया और ये 0.1 से पॉइंट कट गया, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर y और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आएगा ना, है। चलो ऐसे शाम भी बताएंगे ये वाला आंसर है। अगर इधर 1 है और इधर इक्वल टू 2 की पावर y है, तो बताओ y क्या होना चाहिए कि 1 हो जाए। जीरो, क्योंकि जीरो जब पावर बनती है तभी तो 1 होता है, हैं? ठीक है ना, तो यहाँ से आ गई मेरी y की वैल्यू 0, यही आया अभिषेक। ठीक है, अब रेट लॉ लिख दीजिए, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, ये वाली ले लो सेकंड वाली। चलिए सेकंड वाली इक्वेशन से रेट लॉ निकाल लेते हैं। 5 into 10 की पावर -2 is equal to k 0.1 की पावर x की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो 1 और 0.1 y की वैल्यू कितनी आई है 0। तो यहाँ से k की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, k 0 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -1 और ये 0 पावर 0 की तो ये तो 1 ही हो जाएगा, किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1, तो ये k 10 होगा और ये 5 इंटू 10 की पावर -1 से एक 1 कर गया, एक बचा, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 5 इंटू 10 की पावर -1 दैट इज 0.5। k की यूनिट बताओ जल्दी से, मोल 0, लीटर 0, सेकेंड। ठीक है, ये कैसे आया ये भी आपको वीडियो में मिलेगा। ओके, हाँ नेक्स्ट टाइम बताएंगे जब आप कहोगे कि सर ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया। चलिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ऑर्डर क्या है इसका 1। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। ये आईडी में आया होगा क्वेश्चन।
और क्वेश्चन करते हैं। एक रिएक्शन है फिर से M से N बन रहा है, ठीक है। कह रहा है रेट ऑफ दिस appearance of N increases by the factor of 8 on doubling the concentration of the order of reaction with respect to M. क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आईटी एडवांस में आया हुआ है, सिंपल है इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर है। ब्लिंक तो नहीं कर पा रहे हैं? अरे वो दिया था। समझ में आया? Initial concentration of N or rate of this appearance of N तो क्या हो गया? मान लीजिए 1 लिया मैंने कंसंट्रेशन, तो इसकी कोई वैल्यू हुई, क्या वैल्यू ले लें? मान लीजिए x ले लेते हैं, x की वजह a ले लेते हैं, ठीक है, या r कर देता हूँ और अच्छा लगेगा। अब मैंने इसी कंसंट्रेशन को क्या किया, डबल किया, तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ M को डबल करने पे ये 8 गुना जो है rate of disappearance of M increases by a factor of 8 on doubling the concentration of M. concentration of M को मैंने यहाँ पे डबल किया, यानी 1 से 2 कर दिया, तो ये कब हो जाएगा, ये फैक्टर ऑफ 8 से इंक्रीज कर जाएगा। तो
फैक्टर ऑफ 8 से इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, बोलिए। जो यहाँ पर रेट है ये पावर 3 हो जाएगी तभी तो होगा, क्यों? भाई देखिए 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 8 हो जाएगा। इतना सिंपल था क्वेश्चन कि अगर हमने इसको डबल किया कंसंट्रेशन ऑफ एम को तो इसका डिसअपीयरेंस भी तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन ही है एक तरीके से। रिएक्टर तो डिसअपीयर ही होता है, तो वो किस रेट से डिसअपीयर हो रहा है, 8 गुना ज्यादा जो है 8 गुना बढ़ जा रहा है। तो 8 गुना कब बढ़ेगा, जब पावर 3 होगी, 2 की पावर 3 होगी तो हो जाएगा। तो इसका आंसर जो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था पहला 1 बी 2 3 3 और 4 0, तो कौन सा वाला ये आंसर, ठीक है ना। चलिए इसकी अच्छा इसमें कोई डाटा तो दिया नहीं है, सिंपली ये क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट तो जीरो ऑर्डर कब होगा बताइए। रिएक्शन हमारा सिंपल यही रहेगा, तो एक रिएक्टेंट होगा और उससे प्रोडक्ट होना है। जितने भी आगे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर का भी पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर का भी पढ़ेंगे, थर्ड का भी पढ़ेंगे, एनएच का भी पढ़ेंगे। उन सब में क्या होगा, यही रिएक्शन होगा सिंपल एकदम, ठीक है। एक रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट होता है। तो इसके लिए जीरो ऑर्डर रेट लॉ की इक्वेशन लिखिए जरा, क्या होनी चाहिए। बोलिए इसकी पावर क्या है, जीरो, तभी तो जीरो ऑर्डर बनेगा। जो पावर्स होती हैं, ठीक है, वो पावर्स को एग्जाम क्या करते हैं, पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, और जब ऐड करते हैं तो उसी से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पावर है ये x है, ये y है, इनको ऐड कर देंगे तो ऑर्डर आ जाएगा x प्लस y, ठीक है। जो भी इनकी वैल्यू आती है इसीलिए हमने वैल्यू निकाली थी, वो सब आप जब लेक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर हमसे कह के चल रहा है, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ओके। अच्छा जब पावर जीरो कर देंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या बन जाएगा, 1। जहां किसी की पावर जीरो की वो 1 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? रेट कांस्टेंट के। ये क्या है? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है। हाँ, तो एक चीज ये बताते हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, कुछ भी घटाने बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क नहीं पड़ता है। एक बात तो ये होगी। ओके। दूसरी चीज, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मान लीजिए मैं ग्राफ बनाऊं, एक तरफ ले लो रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी तरफ ले लो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बताइए कैसा आएगा ग्राफ? बोलिए कैसा आएगा? कांस्टेंट रहने वाला है। तो जहां पर ग्राफ शुरू होगा वहीं पे है, ऐसे बना देंगे तो ऐसे रहेगा। और अगर आपने यहां से शुरू किया तो जो भी रेट रहेगा वो कंसंट्रेशन चाहे घटे चाहे बढ़े, क्या होने वाला है? रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। यही तो मतलब है इसका। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है तो फिर वो चेंज थोड़ी होगा। फिर तो जो वैल्यू यहाँ पे रहेगी वही वैल्यू यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, पूरे में यही होगी। ठीक है ना? टाइम के साथ अगर ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए, टाइम के साथ बोलिए, टाइम के साथ क्या बनेगा? टाइम के साथ भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना? रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ, टाइम कितना भी गुजरता जाए रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो ये बताइए कि अभी हम लोग ये इक्वेशन रेट लॉ वाली लिख रहे हैं, इससे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की हमने एक इक्वेशन और सीखी थी, याद है? क्या सीखी थी? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्टेंट के लिए माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक है? एवरेज वाली थी, ये इंस्टेंटेनियस वाली है। तो इंस्टेंटेनियस वाली हमेशा वैलिड होती है, एवरेज वाली कुछ कंडीशंस के साथ वैलिड होती है। ठीक है ना? ये यूनिवर्सल है एक तरीके से। तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन दे रही है और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन दे रही है। तो दोनों से सेम रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो बराबर होगी, नहीं होगी? बराबर होगी, है ना? तो जरा दोनों को बराबर रखिए, करिए। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी ए बाई बी ई इज इक्वल टू के ए की पावर 9। चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू दिस, और ये तो 1 है ही तो इसको तो चाहे मैं हटा दूं, है? तो ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखिए। हो गया?
अगले स्टेप में क्या करें, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ऐसे लिख सकता हूँ। ये डी टी को इधर ले आया, मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर डी ए बच गया, माइनस साइन भी इधर ले आया है। अब क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दिए, क्या करना, इंटीग्रेट कर दिए। ओके, तो देखिए जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो ये जो रिएक्शन है मेरा, बताइए A से जो प्रोडक्ट बन रहा है इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसकी कंसंट्रेशन जितना मैंने लिया होगा उतनी ही होगी, यानी A नॉट मान लेता हूँ शुरू में, कंसंट्रेशन जितनी मैंने ली थी, यूज नहीं हुआ ना, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट होना है, जस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। और प्रोडक्ट की कितनी होगी, प्रोडक्ट की 0 होगी, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट होना है, तभी तो रिएक्शन स्टार्ट होगा तब प्रोडक्ट बनेगा। और मान लीजिए टाइम t ले लेता हूं मैं, तो इसकी कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू t, A की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, A, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा A नॉट माइनस A, ठीक है। जी भाई मुलाकात होती है अभी थोड़ी देर में, क्लास ले रहा हूँ। हेलो, हेलो, कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, प्रोडक्ट की कर सकते हैं। जी नमस्कार, मैंने कहा आ रहा हूँ मैं आपके पास ही था, प्रोग्राम कल ही आने का था, लेकिन बस क्लास से 15 मिनट में फ्री होकर आपको आ रहा हूँ। यही जो है जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो जब टाइम t इक्वल टू यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन A की कितनी है, A0, और जब यहाँ पे टाइम t इक्वल टू t हो गया तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गई, A बची, A की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कितनी बची, A0 बनी A0 माइनस A, क्लियर हो गई बात। इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, याद है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं शॉर्ट में, x की पावर n इंटीग्रेशन dx, तो ये क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, इसको लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा सर, यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे तो खाली dx है, तो बिल्कुल ये अगर आप x की पावर n को 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये dx हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1, और यहाँ पे 0 प्लस 1, देखिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये यहाँ पे a नहीं है ना, यहाँ पे तो खाली dA है और यहाँ पे dx है और x है, तो ये कैसे, ये वाली फॉर्म कैसे लाई जा सकती है, जब मैं n की पावर 0 कर दूं, है ना, तो n की पावर 0 कर दूंगा
तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी खाली dx बचा, तो ये भी खाली dx हो गया, यहाँ पर 1 तो है ही ना, है। तो अब इसको इंटीग्रेट करिए तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट करेंगे तो a और नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये कहलाती है लिमिट्स, क्या कहलाती है, लिमिट। ये लोअर लिमिट कहलाती है, लोअर लिमिट, ये तो आप सब जानते होंगे, लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे a नॉट, ऐसे लिख देता हूँ मैं, और ऊपर क्या लिखेंगे, खाली a, ठीक है। अब इधर इंटीग्रेट करिए तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस के, और यहाँ पे के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, वेरिएबल का होता है, जो चीज वेरी होती है तो टाइम t, ठीक है। तो इसकी लिमिट कहाँ लगेगी, 0 से, इसमें भी वही केस आ जाएगा, ठीक है। लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले ऊपर वाली लगाते हैं, फिर नीचे वाली लगाते हैं, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस a नॉट, यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख लीजिए a माइनस a नॉट, ऐसे लिख लीजिए, मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया, यही चीज तो ऊपर है। यहाँ पे जो a है वो क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन लिखने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इससे समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन लिखी हुई है किसी भी चीज की, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के, t की पावर जब t रखेंगे तो t हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 वाला फैक्टर खत्म, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, इक्वेशन, क्या, a concentration at any time t of reactant is equal to a naught minus k। आज के लिए यहीं पे लेक्चर को रोकते हैं, ठीक है। कल इसको और अच्छे से समझेंगे और इसके ग्राफ वगैरह करेंगे। तो किसी भी टाइम t पर मुझे रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन बची, ये कौन सी वाली कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग वाली, देखो टाइम t पर a कितना बचा, वो आपको इस इक्वेशन से पता चलेगा, ठीक है। तो इसको लिख लिया, हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।